भारत की आज़ादी ये कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये उन कानूनों की एक पूरी सीढ़ी थी जिस पर कदम दर कदम चलकर भारत संप्रभुता तक पहुंचा। तो चलिए इस दिलचस्प संवैधानिक सफर को शुरू से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत का संविधान जो है वो एक दिन में तो बना नहीं, तो फिर गुलामी से आज़ादी तक का ये कानूनी रास्ता असल में था कैसा? वो कौन कौन से कानून थे, कौन से एक्ट्स थे जो मील का पत्थर साबित हुए? चलिए इस पूरे सफर पर एक नज़र डालते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1857 की क्रांति के ठीक बाद से। साल था 1861। एक नया कानून लाया गया, इंडियन काउंसिल्स एक्ट। और पता है ये खास क्यों था? क्योंकि ये पहली बार था जब भारतीयों को लॉ मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाया गया। हाँ, ये एक बहुत छोटी सी शुरुआत थी, पर एक शुरुआत तो थी। तो इस एक्ट ने किया क्या? इसने, कह सकते हैं, भारतीयों के लिए दरवाजे खोल दिए। अब वायसराय के पास ये पावर थी कि वो कुछ इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर नॉमिनेट कर सकता था, और ऐसा हुआ भी। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 बड़े नाम चुने: बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। थी तो ये एक छोटी सी शुरुआत, लेकिन इतिहास के लिहाज से एक बहुत ही जरूरी शुरुआत। अब सफर आगे बढ़ता है। अगले पड़ाव पर अधिकार तो मिले, लेकिन साथ ही एक ऐसी चीज भी आई जिसने इंडिया के फ्यूचर पर एक बहुत गहरा असर छोड़ा। बात हो रही है 1892 और 1909 के एक्ट्स की। देखते हैं इनमें क्या था। 1892 का एक्ट ये वाकई एक बड़ा कदम था। पहली बार एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी जानते हैं? अब इंडियंस को बजट पर डिस्कस करने और सरकार से सवाल पूछने की पावर मिल गई थी। मतलब अब वो सिर्फ चुपचाप देखने वाले नहीं थे, अब वो अपनी आवाज उठा सकते थे। और फिर साल आता है 1909, और इसके साथ आता है एक ऐसा बदलाव जिसने इंडियन पॉलिटिक्स का पूरा नक्शा ही बदल के रख दिया। इसे नाम दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट्स। लेकिन सवाल ये है कि ये था क्या आखिर? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा था। एक ऐसा सिस्टम जहां मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे सकते थे। बस इस एक चीज ने राजनीति में धर्म के आधार पर एक लकीर खींच दी, और इसके जो नतीजे हुए वो बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले थे। तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कंसेप्ट था, ये 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का हिस्सा था। इसी ने पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए अलग रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम बनाया, और इसी वजह से कम्युनलिज्म को एक तरह से कानूनी मान्यता मिल गई। तभी तो लॉर्ड मिंट को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाने लगा। खैर, इसी एक्ट में एक अच्छी बात भी हुई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय बने जिन्हें वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली, तो एक पॉजिटिव स्टेप भी। चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं। साल 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट ने प्रांतों में, मतलब प्रोविंसेस में, एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम शुरू किया। इसे कहा गया डायाकी, यानी द्वैध शासन। अब 1919 का ये एक्ट 2 वजहों से बहुत ही हिस्टोरिकल है। पहली बार सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनी, मतलब 2 सदनों वाली संसद। और दूसरी, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी थी, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। हाँ, ये लिमिटेड था, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी सोशल प्रोग्रेस। तो ये डायर की काम कैसे करती थी? इसे ऐसे समझिए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक हिस्सा था रिजर्व सब्जेक्ट्स का, जिसमें फाइनेंस, पुलिस जैसे सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे, और ये सीधे गवर्नर के कंट्रोल में थे। और दूसरा हिस्सा था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स का, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ जैसे विभाग थे, और ये इंडियन मिनिस्टर्स को दिए गए थे। ये पावर शेयरिंग का एक एक्सपेरिमेंट था। पूरी तरह कामयाब तो नहीं हुआ, पर हाँ, सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ एक और कदम जरूर था। अब हम आ पहुंचे हैं एक बहुत ही बड़े लैंडमार्क पर, एक ऐसा कानून जो आगे चलकर आज़ाद भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट बना। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये इतना डिटेल्ड और लंबा चौड़ा था कि अपने आप में ही एक छोटा मोटा संविधान था। आपको इसके स्केल का अंदाजा लगाना है तो सुनिए, इसमें 321 आर्टिकल्स थे। जी हाँ, 321। आज भी दुनिया के कई देशों के संविधान में इतने आर्टिकल्स नहीं हैं। और इतना ही नहीं, इसमें 10 शेड्यूल्स भी थे। ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत के लिए बनाया गया अब तक का सबसे डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव लीगल डॉक्यूमेंट था। तो इस एक्ट का मेन आइडिया क्या था? इसका कोर था एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रपोजल। इसने प्रोविंसेस को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दी और पावर्स को सेंटर और स्टेट्स के बीच
3 लिस्ट्स में बांट दिया, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। और मजे की बात पता है क्या है? यही सिस्टम आज भी हमारे संविधान का आधार है। और अब हम इस सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। वो कानून जिसने ब्रिटिश राज का हमेशा के लिए अंत कर दिया और 2 नए देशों को जन्म दिया। आखिर में सब कुछ बहुत तेजी से घटा। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पेश हुआ। सिर्फ 14 दिन बाद 18 जुलाई को ये कानून बन गया। और फिर 1 महीने से भी कम वक्त में 15 अगस्त 1947 को भारत ने एक आज़ाद सुबह में आंखें खोली। इस आखिरी एक्ट ने साफ साफ भारत को एक आज़ाद और सॉवरेन स्टेट घोषित कर दिया। इसने प्रिंसली स्टेट्स को ये चॉइस दी कि वो या तो भारत के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ या फिर आज़ाद रहें। और सबसे ज़रूरी बात, इसने दोनों देशों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को ये पूरी पावर दे दी कि वो अपना भविष्य खुद लिखें, अपना संविधान खुद बनाएं। वो जो संप्रभुता की सीढ़ी थी ना, वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, ये जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल लेगेसी थी, इतनी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें अधिकार भी थे और बंटवारे का दर्द भी, इससे आज़ाद भारत के संविधान निर्माताओं ने क्या सीखा? उन्होंने इस विरासत में से क्या-क्या अपनाया और किन चीज़ों को हमेशा के लिए छोड़ दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा आज हमारे अतीत की नींव पर कैसे खड़ा है।